टुडे वी विल स्टार्ट लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं। ठीक है, एक है आपका कंसिस्टेंसी चेकिंग का और दूसरा है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के तीन मेथड होते हैं। ठीक है, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड एंड तीसरा क्रॉस एंड वर्टिकल मेथड। तो जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें ये क्रॉस एंड वर्टिकल मेथड हटा दिया गया। ठीक है, और इसके बाद आपका इस पे वर्ड प्रॉब्लम्स बनेंगे। ठीक है, जो आपको पहले इक्वेशन फॉर्म करनी होगी और फिर इसे सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को इन पार्ट्स पे काम करना, राइट। तो शुरू करते हैं हम लोग। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। ठीक है, एंड डेफिनेटली आई विल टेक यू टू द वेरी हायर लेवल इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग बहुत हायर लेवल तक में स्टडी करने जाएंगे। ठीक है, एक दो क्लासेस का हम लोग टाइम लेंगे और एक दो क्लासेस के अंदर में हम लोग इन चीजों को, जैसे आज हम लोग शुरू कर रहे हैं तो डेफिनेटली आज हम अपनी क्लास कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। जब कल की क्लास करेंगे तो फिर हम थोड़ा सा अपना और स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। इस तरीके से हम लोग हायर लेवल पे लेकर के चीजों को जाएंगे। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना पार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स? ठीक है, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि इसको लीनियर इक्वेशन एंड विद टू वेरिएबल। यहां पे इस विद को छोड़ के बाकी सब मैथ्स है। ठीक है, लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है और वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लीनियर का मतलब होता है, कभी भी ये हम लोग हर क्लास में सिखाते हैं, वो वोंट बिलीव कि कई बार जब हम लोग क्लास 11th में जब जेई लेवल की क्लासेस शुरू करते हैं, 11th में जब बच्चे एडमिशन लेकर के आते हैं पीसीएम के, और जब वो मैथ्स पढ़ना शुरू करते हैं या फिजिक्स में भी कई बार आपको फिजिक्स में धीरे धीरे मैथ्स जैसी ही हो जाती है 11th 12th में जाके, काफी इक्वेशंस और उसमें हम लोग डील करते हैं। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, और उन्हें ये नहीं पता होता कि यार लीनियर मतलब क्या होगा, क्वाड्रेटिक मतलब क्या होगा। ठीक है, तो ये चीजें क्लास 10th में हमें क्लियर हो जानी चाहिए। तो लीनियर वर्ड का मतलब होता है कभी भी कि अगर मैं ऐसा लिखूं कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, जहां पे ए बी सी तीनों ही कांस्टेंट हैं एंड ए बी सी ये तीनों ही रियल नंबर होंगे। इस तरह से जो ई लिखते हैं इसका मतलब होता है विल बी द एलिमेंट ऑफ। ठीक है, इस साइन का मतलब होता है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी जो मेरे कांस्टेंट हैं ये तीनों ही आपके रियल नंबर्स हैं, यानी कांस्टेंट है, 1 2 3 4 इनकी वैल्यू होगी। तो वेरिएबल क्या है, यहाँ पे एक्स है और वाई, इसलिए हमने टू वेरिएबल बोला। हमेशा दो वेरिएबल पे हम बात करेंगे, यानी दो, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि दो वेरिएबल के बीच का ये एक रिलेशन है। दो वेरिएबल के बीच का ये एक रिलेशन है, राइट। अब जब आप इसे पढ़ोगे तो इसे लीनियर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। यहाँ पे x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन जब होता है, ठीक है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन जब होता है तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इसको बोलते हैं, क्योंकि आपका x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। अब जब आप किसी भी इक्वेशन को, हमें इक्वेशन को समझ में कैसे आएगा कि ये इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है। ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसा लिख देता ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, तो इसको हम लोग क्या बोलते, लीनियर इन इक्वेशन, यानी ये इक्वल नहीं है। ठीक है, यानी ये इक्वल नहीं है। अगर मैं आपको ऐसा लिखूं 2 और 3 के बीच में साइन लगाओ तो आप ऐसा लगाओगे ना, आप इक्वल थोड़ी लगाओगे, तो ये इक्वल नहीं है। तो वैसी वेरिएबल में भी ये रिलेशन हो सकता है। ठीक है, ठीक है, हमें अभी वो पढ़ना नहीं है, हमें अभी क्लास 10th में फोकस करना है इक्वेशन पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसको हम बोलेंगे लीनियर इन इक्वेशन। अब किसी भी इक्वेशन का मतलब तब फुलफिल होता है, इसका मतलब अगर मेरे को खाली एक इक्वेशन दे दे, मान लो मेरे को इक्वेशन ऐसा दे दे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, राइट। अगर मेरे पास में कोई इक्वेशन ऐसा आ जाए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3,
तो इसका मतलब अब मैं आपसे पूछूं कि यार x की कितनी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, मेरे को चैट बॉक्स में बताना, और y की कितनी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है, ठीक है, शो मी इन द चैट बॉक्स। अभी आपके पास मैंने एक ही इक्वेशन रखा है, ठीक है, x की कितनी वैल्यू हो सकती है और y की कितनी वैल्यू हो सकती है। मैंने वैल्यू क्या आपको वो नहीं पूछा कौन सी वैल्यू हो सकती, मैं पूछ रहा हूं कितनी हो सकती। क्या एक ही वैल्यू होगी, क्या दो वैल्यू होगी, तीन वैल्यू होगी, ठीक है, कितनी वैल्यू हो सकती, राइट। तो ये वैल्यूज कितनी हो सकती, मान लो किसी ने मेरे को यहाँ पे चैट बॉक्स में आंसर लिख के भेजा है कि सर 2+1, एक्स को 2 ले लो, वाई को 1 ले लो, उल्टा कर दूं मैं 1+2, ठीक है, मैं ऐसा कर दूं 2.8 प्लस 0.2, ये भी तो सब रियल नंबर है भाई, ठीक है, ये भी तो सब रियल नंबर है। तो इसका मतलब मेरी कितनी वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। तो पहला आपका एमसीक्यू के लिए एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, इसको नोट करते जाना। कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, राइट, बिल्कुल सही। कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, एक्स और वाई की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। कैसी बात कर रहे हो, एक इक्वेशन की इनफाइनाइट वैल्यू तो है क्या, ये क्या है, क्या शो कर रहा है फिर ये। अब बात है कि भाई ये ऐसे मामला नहीं जमेगा, मामला जमेगा कि इसका तो ग्राफ बनाओ। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एक्स एक्सिस चाहिए और एक वाई एक्सिस चाहिए, और जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट करें उसे हमने बोल दिया कि ये ओरिजिन है, 0 0। अगर मान लो मैंने ग्राफ में एक ही लाइन बनाई, देखो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर ग्राफ में मैंने एक ही लाइन बनाई जीरो करके, इधर दिखाया तो इसी ग्राफ को हम लोग क्या बोल देते हैं, नंबर लाइन, ठीक है। सिंगल वेरिएबल की बात करना है तो मुझे एक ही ग्राफ की जरूरत है, एक ही डायरेक्शन में तो वेरी करेगा वो। अब दो की बात कर लिए तो क्या हो गया भाई, फिर मुझे पूरा कार्टेशियन सिस्टम यानी कि एक्स वाई एक्सिस डिसाइन करनी पड़ेगी। अब मेरे को इसका ग्राफ बनेगा कैसे यार, ग्राफ कैसे बनेगा, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो रैंडमली वैल्यू पुट करके देखते हैं। मैंने एक्स की वैल्यू को 0 रखा तो मुझे पता चला जी वाई तो 3 है, ठीक। मैंने एक्स की वैल्यू 0 है तो मेरी वाई की वैल्यू 3 है, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे, ये एक सॉल्यूशन ये हो गया। अब मैंने बोला चलो वाई की वैल्यू 0 रख लेते हैं, तो मेरे को x3 मिल गया, तो एक सॉल्यूशन मेरा यहाँ कहीं हो गया, ठीक है, राइट। अब इन दोनों को आप मिला दो तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। इसका मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल मुझे क्या दिखाएगा, उसका ग्राफ क्या होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैं कोई ये जोक नहीं सुना रहा, लेकिन दिस इज द रियल एक्सपीरियंस। क्लास 11th में, बिलीव मी, व्हेन वी स्टार्ट क्लास फॉर जेई, बहुत से बच्चे, सारे नहीं बोलूंगा मैं, बहुतों को पता भी होता है, लेकिन बहुत से बच्चे मेरे एक्सपीरियंस में आए हैं, ठीक है, जिन्हें ये नहीं पता होता कि सर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन है, राइट, ये मेरा लीनियर इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ क्या मिलेगा, मुझे स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। लीनियर इक्वेशन का मुझे ग्राफ कैसा मिलेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इस चीज को नोट करके रख लो, ठीक है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सारी जो कहानी है, सारी जो कहानी है वो यहीं छुपी हुई है, ठीक है, सारी कहानी इस ग्राफ के अंदर ही छुपी हुई है। इस चैप्टर की सारी कहानी जो है वो इस ग्राफ के अंदर ही छुपी हुई है, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सारी जो कहानी है वो इसी ग्राफ के अंदर छुपी हुई है, इस चैप्टर की। अब आप बोलोगे सर सारी कहानी इस ग्राफ के अंदर कैसे छुपी हुई है। अब देखो, ये ग्राफ यहाँ इंफिनिटी तक जा सकता है, ये ग्राफ यहाँ इंफिनिटी तक जा सकता है, इसीलिए एक्स वाई की इनफाइनाइट वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर सकती है। एक्स वाई की, मेरा ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, मेरा ये पॉइंट भी करेगा, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, कहीं भी बढ़ते चले जाओ किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक्स वाई की कितनी वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू आपकी इसकी सेटिस्फाई कर सकती है, इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। अच्छा जी, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। यहां तक की कहानी समझ में आ रही सबको, तो हैंड रेस करते जाओ, फटाफट से जरा एक एक उस पे ना हैंड रेस करते जाना ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ जी, यू गॉट द कॉन्सेप्ट, ठीक है।
मैं बता रहा हूँ बहुत सारे, इस पे बहुत डिफिकल्ट लेवल तक हम लोग जाएंगे इस चैप्टर में। इसके बाद हम लोग अगली चीज पे आते हैं कि अच्छा तो ठीक है, अगर मान लो दो इक्वेशन हुए तो कहानी कैसे चेंज हो जाएगी। लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल तो मुझे समझ में आ गया क्या होता है। इक्वेशन का मतलब है इक्वल टू का साइन लगा होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज राइट हैंड साइड की इक्वल होनी चाहिए। अब आप देखो, जिस चीज को आपको लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल बता रहा है ना, क्लास 11th में जो लोग पीसीएम लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे आपको बोला जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया जाएगा और बोला जाएगा जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ax प्लस by इज इक्वल टू सी। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ax प्लस by इज इक्वल टू सी। अरे भैया वही तो है ये, चाहे आप लीनियर इक्वेशन बोलो चाहे आप जनरल इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पे। ठीक है, नोट करते जाना, प्रॉपर नोट्स बनाते जाना। जिनकी तैयारी पहले अच्छे से नहीं हुई होगी, आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और जिनकी तैयारी हो रखी होगी थोड़ा सा वेट कर लो, आपके लिए बहुत प्रॉब्लम आने वाले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज जो है वो है कंसिस्टेंसी चेकिंग की। कंसिस्टेंसी हमें चेक करना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी हमें चेक करना है। मेरा एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब आपको ये चेक करना है कि इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो मुझे क्या सॉल्यूशन मिलेगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो मुझे क्या सॉल्यूशन मिलेगा। तो लोगों ने बोला सर कुछ नहीं करना, देखो एक काम करना है कि a1/a2 की वैल्यू अगर b1/b2 के बराबर नहीं आएगी ना, तो ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। आपने भी पढ़ा होगा ऐसा। ठीक है, अगर मान लो इन तीनों की वैल्यू सेम आ गई, यानी कि a1/a2 b1/b2। a1 क्या है भाई, ए हम लोग क्या बोल रहे हैं, x का कोफिशिएंट। तो a1 हो गया पहली इक्वेशन के x का कोफिशिएंट, a2 हो गया दूसरी इक्वेशन के x का कोफिशिएंट, b1 क्या है y का कोफिशिएंट। तो b1 हो गया पहली इक्वेशन की y का कोफिशिएंट, b2 हो गया दूसरी इक्वेशन की y का कोफिशिएंट। और c1 c2 क्या है, तो पहली इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म और दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म। तो बोला अगर तीनों इक्वल हो गए ना आपस में सर, इनका रेशियो तीनों अगर इक्वल हो गए ना, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। अच्छा चलो मान लिया। लेकिन अगर मान लो शुरू के दो इक्वल हैं, यानी कि a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल है, लेकिन c1/c2 से इक्वल नहीं है, c1/c2 से इक्वल नहीं है, तो ना यहाँ पे कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो मान लिया। आप भी इसे नोट कर लो, चेक करते हैं कि ये जो कहानी हमें सुनाई जा रही सही है क्या। जरा इसे चेक करके देखते हैं कि ये कहानी सही है। चलो यहाँ पे एक और क्विज करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं। मान लो अगर a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 हो, यानी कि c1 c2 की वैल्यू 0 हो जाए, और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0 हो, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर आपको आंसर करना है x और y की वैल्यू क्या होगी। फटाक से चैट बॉक्स में एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से चैट बॉक्स में। जल्दी जल्दी, इतने टाइम पे तो मामला खत्म हो जाएगा। इतने टाइम पे मामला खत्म हो जाएगा भाई, जल्दी फास्ट। आई रिसीव्ड वेरी लेस आंसर्स। और बाकी लोग देखो, अभी भी देखो, सिर्फ एक या दो आंसर मेरे पास सही आए हैं, बाकी मैक्सिमम गलत आए हैं। अच्छा मैं इसका सॉल्यूशन बताने के पहले किस्सा बताता हूँ। थोड़े दिन पहले ना क्लास 12th में, यू वोंट बिलीव, जेई की क्लास के लिए बच्चे आते हैं। ठीक है, 12th का जब हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे थे, और 12th में एक बच्चे ने एडमिशन लिया, और ये सेम एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते करते बीच में ऐसी चीज आ गई, तो मैंने तुरंत आंसर लिख दिया। तो उसने मेरे से पूछा कि सर कैसे आया, प्रूफ करके दिखाइए, ये चीज कैसे आई, आप प्रूफ करके दिखाइए। राइट, ठीक है, ये चीज कैसे आई आप प्रूफ करके दिखाइए। ओके, तो यहाँ पे देखो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। अगर c1 c2 की वैल्यू 0 हो तो एक ही कंडीशन है, x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी, और कोई दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं हो सकती। ठीक है, इसको नोट करके रखो, जो पीसीएम लेना चाहते हैं आगे चल के, आप तो बेटा दिमाग में बैठा लो। आप
11th 12th में जाओ और आप टीचर के सामने ऐसे आंसर करो कि सर ये प्रूफ करके दिखाओ, तो टीचर भी देखता है कि यार 10th हो गया था ठीक ठाक, वहां क्यों नहीं पढ़ाई? ठीक है, शायद पढ़ाई नहीं किया होगा। एनीवे, अब हम लोग चलते हैं कि ये जो कहानियां मैंने बताई, एक तो ये वाली कहानी कि ये यूनिक सॉल्यूशन क्यों होगा, दूसरा ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए, तीसरा कि भैया ये चीज, इस चीज को हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और चौथी चीज मैंने ये बताई कि अगर C1 C2 दोनों की वैल्यू 0 हो तो एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो ये जितनी कहानियां हैं ना, इनको जरा हम लोग चेक करते हैं कि है क्या, और चेक कहाँ होगा, ये बिल्कुल एक ही जगह चेक होता है। अब मैं आपको बहुत सारी चीजें यहाँ बताता जाऊंगा, प्लीज पेन पेपर रेडी रखो और नोट करते जाओ, और आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, अगर मान लो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 है, ठीक है, कोई भी ग्राफ हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, ये ग्राफ आपका ऐसे करके कोई ग्राफ जा रहा है, राइट, ठीक है। दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 है। अब देखो, अगर मैं ऐसा लिखूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और उसके बाद मैं लिखूं 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, तो अगर ये a1 बाई a2 है ना, और b1 बाई b2 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो a1 बाई a2 क्या हो गया आपका 2 बाई 4, b1 बाई b2 क्या हो गया 3 बाई 6, तो ये वैल्यू हो गई 1 बाई 2, ये वैल्यू हो गई 1 बाई 2, है ना। तो दोनों के रेशियो इक्वल आ गए, दोनों के रेशियो इक्वल आ गए, लेकिन ये जो वैल्यू है, ठीक है, C1 बाई C2 के ये इक्वल नहीं है, ये C1 बाई C2 के इक्वल नहीं है। तो क्या होगा कि वो जो लाइन बनेगी भाई, x का रेशियो और y का रेशियो तो सेम है ना, तो इसका मतलब जो x एक्सिस से डिस्टेंस है ना, ये x एक्सिस से डिस्टेंस है, राइट, और जो y एक्सिस से डिस्टेंस है, भैया इनका रेशियो तो सेम है ना, ठीक है। वैसे ही अगर दूसरा रेशियो भी अगर सेम करोगे तो ये दोनों लाइन को जब आप ड्रॉ करोगे बच्चे, तो ये आपकी पैरेलल लाइन हो जाएगी, ठीक है, पैरेलल लाइन हो जाएगी। अरे पैरेलल लाइन हो गई तो सॉल्यूशन तो हमें तब मिलेगा जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करें, जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को, आपको पता है पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं हम लोग, जिनके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट तक सेम रहे, तो ये एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे, तो सॉल्यूशन कहां से मिलेगा, ठीक है। तो हाँ, नो सॉल्यूशन, ये पैरेलल लाइन हो गई, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन जो है, ठीक है, ये एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगी, राइट। तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो, यहां पे लिख देता हूं मैं, चलो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो, लेकिन C1 बाई C2 के बराबर ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, ठीक है, अगर मान लो इस चीज को हम लोग देख रहे हैं, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट, तो ये वैल्यूज के रेशियो सेम हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन C1 बाई C2 के बराबर नहीं है। तो C1 C2 एक्चुअली है क्या भाई, C1 C2 क्या है, ठीक है, ये भी समझ लेते हैं जरा। तो आप एक चीज समझो ना बात को, ठीक है, कि अगर मेरा C1 बाई C2 का रेशियो बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो C1 बाई C2 आपको दिख रहा है ना, या जो ये C1 और ये जो C2 दिख रहा है, अगर इनका रेशियो सेम नहीं आ रहा ना बच्चे, तो आपको सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये इनके बीच का गैप हो गया ना सर, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होगा, कभी कट ही नहीं कर रहे तो नो सॉल्यूशन दे रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं यार, एक और कहानी हमें सुनाई गई थी। क्या कहानी सुनाई गई थी भाई, ठीक है, हमें कहानी ये सुनाई गई साहब कि आपका अगर तीनों का रेशियो सेम हो गया, अगर तीनों का रेशियो सेम हो गया, ठीक है, मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों का रेशियो सेम हो गया, तीनों का रेशियो सेम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ आपको पता है, यहां बनाता हूं, मान लो एक लाइन तुम्हारी ऐसी कुछ गई, तीनों का रेशियो सेम हो गया, मतलब दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ड्रॉ हो जाएगी, सेम टू सेम, ठीक है।
अब जैसे मान लो हम लोग ले लें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इसके बाद हम लोग ले लें 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10, ठीक है। क्या हुआ आपको दिख रहा है यार, इसी इक्वेशन में तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया है ना, इसी इक्वेशन में तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो दोनों लाइन क्या कर रही हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। अब ये कितनी जगह एक दूसरे को कट कर रही हैं, इनफाइनाइट पोजीशन पे, हर पोजीशन इनकी मैच कर रही है सर। तो इसलिए अगर ये कंडीशन हो गई तो क्या हो जाएगा भैया, आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। और सबसे लास्ट वाली कंडीशन जो सबसे पहले पढ़ाई गई थी वो सबसे इजी है, उसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। ये मेन समझने की चीजें होती हैं खाली ये दो, बाकी तीसरे में तो देखना ही नहीं है। तीसरों में अगर मान लो कोई रेशियो सेम नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या है वो, कि दोनों ही लाइनें बिल्कुल अपने आप में डिफरेंट है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग ये बोलें कि यार a1 बाई a2 मेरा b1 बाई b2 के ही बराबर नहीं है, तो मेरे को c1 बाई c2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को c1 बाई c2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ठीक है जी, एक लाइन कुछ आपकी ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन आपकी कुछ ऐसे जा रही है, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, राइट। समझ में आ रही बात, यहां तक की कहानी समझ में आ रही, जरा हैंड रेस करो फटाक से, है ना। ये सब आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, फटाक से हैंड रेस कर दो, ठीक है। द ओनली थिंग कि आई वांट टू एक्सप्लेन कि भैया ग्राफ आपको पता होने चाहिए कि किसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। ग्राफिकल आपको समझ में आना चाहिए कि भाई मेरा अगर ये लाइन भी अलग है, ठीक है, मान लो ये मेरा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 है, ये दूसरी लाइन है जो बिल्कुल डिफरेंट है, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। मैंने बोला यार 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, दूसरा मैंने बोला यार 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 10, कोई लेना देना ही नहीं है आपस में, ठीक है। तो जब कोई लेना देना नहीं है, जब इसे आप ड्रॉ करोगे तो उनके एंगल अलग अलग हो जाएंगे, उनके ना एंगल अलग अलग हो जाएंगे, तो डेफिनेटली कैसी भी लाइन बने वो किसी ना किसी एक पोजीशन पे एक दूसरे को कट करेंगी, फिर एक ही पोजीशन पे कट करेंगी, क्योंकि ये इधर से आ रही है, इसके बाद तो ये आगे निकल जाएगी, दोबारा नहीं मिलना, इसने दोबारा नहीं मिलना इस लाइन से। इसीलिए एक ही सॉल्यूशन होगा, यहां से नापो ये y सॉल्यूशन हो गया, यहां से नापो ये x सॉल्यूशन हो गया। ग्राफिकल मेथड से भी हमें सॉल्व करने आता है ना इक्वेशन, कई बार तो ग्राफ में हम क्या करते हैं, एक लाइन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, दूसरी लाइन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, मेजर कर लेते हैं ग्राफ में हम लोग उसको, ठीक है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब जो चौथी कंडीशन मैंने आपको बताई कि यार अगर मान लो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 है, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैंने बोला जी ये तो 0 0 होगा हमेशा, ये जो होगा हमेशा ही 0 0 होगा। अब इसका जो ग्राफ होता है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल पढ़ रहे हो, क्लास 12 क्लास 11th में जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस पढ़ोगे, यही चीजें दोबारा पढ़ रहे होगे। आपको बोलेगा जी एक लाइन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइंस, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन बताओ, तो आपको पता होना चाहिए, कुछ चेंज नहीं करते इसको, 2x प्लस 3y, बस ये c1 c2 चेंज होना चाहिए मेरा, कुछ भी लिख दो इसकी जगह, 10 लिख दो इसकी जगह पैरेलल होगी, इसकी जगह मैं 12 लिख दूं पैरेलल होगी, इसकी जगह मैं 15 लिख दूं पैरेलल होगी, ये सेम होना चाहिए, रेशियो सेम होना चाहिए, मतलब कुल मिला के, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन आपके क्लास 11th में आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। अब देखो जो मैंने चौथी कंडीशन भाई आपको बताई, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा जी, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, ये लाइन जो होगी ना, ये ओरिजिन से होके जाएगी ही जाएगी। बोलोगे सर ऐसा क्यों, पुट करके देख लो, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। अब जो दूसरी लाइन होगी वो भी ओरिजिन से होके जाएगी ही जाएगी, सर ऐसा क्यों, अरे पुट करके देखो ना, ये a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 है, ये a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0 है, और अभी अभी मैंने बताया कि दो स्ट्रेट लाइन एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि इसके बाद इनने नहीं मिलना दोबारा एक दूसरे से, ये अपने रास्ते वो अपने रास्ते। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाई डू वी गिव द नेम यूनिक सॉल्यूशन,
यूनिक मतलब एकदम इंडिविजुअल, दूसरों से बिल्कुल अलग, ये ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। राइट? एज यू ग्रो अप ना, जब आप बड़े हो जाओगे और आप जॉब इंटरव्यू में जाओगे, तो आपसे एक ना क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है इंटरव्यू में, व्हाट इज योर यूनिकनेस? एक ऐसी चीज जो दूसरों से एकदम अलग है, जो आपको डिफाइन करती है सिर्फ। वैसे ही ये पॉइंट इन दो लाइन का इकलौता सॉल्यूशन हो सकता है। तो जब पता है कि दोनों में जीरो जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो जीरो से इन्हें होकर गुजरना ही है, तो दिमाग क्यों लगाना, दूसरी जगह इन्हें मिलना ही नहीं। तो जीरो जीरो इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो फार? जस्ट रेज योर हैंड्स, एंड इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, कैन write in the chat box, because now we are going to start the problem. ठीक है? I understand that कि ये सारे पार्ट आपको पता होंगे पहले से। फोर्थ पॉइंट एक बार रिपीट, बिल्कुल रिपीट कर देते हैं सर। देखो, अगर मैंने लिखा आपको कि मैंने आपको बोला 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन बताओ। ठीक है? यहाँ पे हम लोग करते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन रब कर रहा हूँ बेटा, होप आपने सब नोट कर लिया होगा। ठीक है? 2x plus 3y is equal to 0, 7x plus 9y is equal to 0। मैंने बोला इसको सॉल्व करो, तो आपको एलिमिनेशन मेथड पता है। तो ऊपर वाले इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या हो जाएगा ये 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आपका 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 0। माइनस कर दो, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0। x की वैल्यू 0 किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, तो आप देखोगे आपको y की वैल्यू भी 0 मिल रही है। क्या शो करता है ये? और इसको मेरे को सॉल्व करने की जरूरत थी क्या? क्यों जरूरत थी? अगर आप 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 लिख रहे हो, तो पुट करके देखो ना, x की वैल्यू 0 रखो, y भी 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये 0 0 से पास करेगा। तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, मैंने यहां बना दिया कहीं भी कि भैया ये एक लाइन है जो 0 0 से होकर के जाएगी। वैसे मैंने 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू 0 रखो, देखो y भी 0 मिलेगा। इसका मतलब 7x प्लस 9 ये भी जो है 0 0 से होकर के जाएगी। कहां कट किया एक दूसरे को? 0 0। तो अगर C1 C2 कहीं 0 है ना, तो तुरंत समझ जाओ कि ये 0 0 से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। यही चीज क्लास 11th में आपको स्ट्रेट लाइन में भी सिखाई जाती है कि भैया y इज इक्वल टू mx एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से पास करेगी। ये 10th से पढ़ा रहे हैं। दिक्कत क्या है, ग्राफ नहीं सिखाया लोगों ने, है ना, ग्राफ नहीं बताया। सीधे स्कूल में क्या किया, सॉल्यूशन पे आ गए कि जी क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉइंट क्या, थर्ड चैप्टर शायद 3.1 एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है? किन के स्कूलों में ऐसा ही होता है? जरा हैंड रेस करो। 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, किन के स्कूलों में ऐसी पढ़ाई होती है? ठीक है? अच्छा, किन के स्कूलों में ये भी नहीं होता है? वो लोग हैंड रेस करो। ओके, तो नाउ यू आर क्लियर थॉरो विद द पॉइंट्स। ठीक है? अभी तक की जो थ्योरेटिकल पोर्शन हमने काम किया समझ में। देखो 2-3 चैप्टर ना क्लास टेंथ की जो मैथ्स है ना, मैं हमेशा हर बैच पे ये बोलता हूँ, बेटा फिजिक्स को केमिस्ट्री को मारो गोली। अगर साइंस लेना है तो वो 11th में सीख जाओगे, बहुत आसान है सिखाना। अगर मैथ्स पे काम नहीं किया क्लास 10th में, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम फंसता है। अगर थ्योरेटिकली मतलब कॉन्सेप्चुअली चीजें क्लियर नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, मतलब हम लोग का 6 महीना खाली इसी चीज में गुजरता है कि आपके 10th की मैथ्स को हम अपग्रेड कर रहे होते हैं, और अचानक वो बच्चे 11th में परेशान, सर 11th तो बहुत टफ है सर, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन 3 पेज में जाता है। अरे वो 3 पेज में जाता नहीं, आपने 10th में नहीं पढ़ा इसलिए 3 पेज में जा रहा है। 10th थोड़ा पढ़े होते हैं ना, 3.1 छोड़ के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे दिमाग लगाते तो नहीं जाता। राइट? तो अगेन मैं हमेशा यही बोलता हूँ, मेरे से जितने भी लोग पूछते हैं भाई सब्जेक्ट कौन सा लेना है, सर जिसका टीचर अच्छा मिल जाए भाई ले लो सब्जेक्ट। ठीक है? वही जिंदगी बनवाएगा, दूसरा ना बनवा रहा कोई। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं अच्छे से, तो हम लोग अब जरा क्वेश्चन शुरू करते हैं, बहुत बेसिक छोटे क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है?
3 क्वेश्चंस है यहाँ पे, आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करनी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लेते हैं, ए वाला। दो इक्वेशन दिए हैं, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करें a1x प्लस b1y प्लस c1 से, ठीक है, और इस इक्वेशन को कंपेयर करें a2x प्लस b2y प्लस c2 से, तो देखो मुझे a1 की वैल्यू क्या मिल गई, ठीक है 5, b1 की वैल्यू क्या मिल गई -4, c1 की वैल्यू क्या मिल गई 8, a2 की वैल्यू क्या मिल गई 7, b2 की वैल्यू क्या मिल गई 6, c2 की वैल्यू क्या मिल गई -9, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं यार, सबसे पहले a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 चेक करो, ठीक है। a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 चेक करें। a1 है आपका 5, a2 है आपका 7, b1 कितना है आपका -4, b2 कितना है 6। दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी दिख रही क्या हमें? नहीं दिख रही। इसका मतलब यही आपस में इक्वल नहीं है, मतलब ये इक्वल नहीं है। सिस्टम क्या हो जाएगा आपका? कंसिस्टेंट हो गया ये। एंड कंसिस्टेंट भी कैसा? दो है ना केस कंसिस्टेंट के, एक यूनिक सॉल्यूशन एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइनें, ठीक है, एक और मात्र एक, ठीक है। अब फटाफट से हम लोग जरा बी वाला देखते हैं। बी आपको क्या बोलता है जी कि 9x प्लस 3y इज इक्वल, सॉरी प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसके नीचे लिख दिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, है ना। और दूसरा आपको क्या बोलता है कि 7x कहाँ गया, सॉरी 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कर लेते हैं चेक, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? इसको हमने क्या लिख दिया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा ये देखो, 9 बाई a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2। पहले इन दो को ही चेक करो, अगर ये दो पैरेलल आ गए तब तीसरे को चेक करेंगे। तो a1 बाई a2 हमारा कितना है जी, ठीक है 9, a2 की वैल्यू है 18, b1 की वैल्यू कितनी है जी 3 और b2 की 6, ठीक है। हाँ ये तो मामला बन गया, ठीक है। ये तो सेम आ गया सर। तो अब तो C1 बाई C2 भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो C1 बाई C2 जरा देखें क्या आता है। तो C1 की वैल्यू कितनी है 12 एंड C2 की वैल्यू कितनी है 24। ये भी मामला बन गया लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों सेम हो गए, मतलब सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब यहां भी सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट ही है, लेकिन कितने मिलेंगे? बहुत सारे, इनफाइनाइट, ठीक है। यहां तक की कहानी जरा समझ में आ रही तो हैंड रेस कर दो बेटा एक बार। देखो जैसे मतलब हैंड रेस बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है। जब तक वो एक्नॉलेजमेंट मेरे तक नहीं पहुंचेगा, है ना, जैसे मंदिर में जाके घंटी बजाना बहुत जरूरी, भगवान को पता चलना चाहिए हम आए। एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे प्रसाद मिलेगा, ठीक है। तो आप एक्नॉलेज करोगे तो हमें समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा तो आपको चैट पे लिखना पड़ेगा। दोनों ही काम नहीं करोगे तो फिर तो घंटी बजाई नहीं तो भगवान को कैसे पता कि आप घुसे थे? इतनी कहाँ फुर्सत उनको। तो क्या हो गया देखो, तीसरा देखते हैं, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। लगाओ साहब, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा हो गया आपका 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फिर से लगाओ, a1x सॉरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। चेक करते जाओ, a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2। पहले तो इन दो को ही चेक करें ना, अगर ये दो में ही काम नहीं बना तीसरा चेक करने का झंझट ही नहीं मानने का हमको। तो 6/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, -3/-1। तो ये तो मामला बन गया, है ना, दोनों आ गया 3 के बराबर। तब तो हमें C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा। तो C1/C2 देखते हैं, तो ये आ गया 10/9। ये मामला हमारा नहीं बना। तो ये क्या हो गया आपका,
लाइनें तो पैरेलल हो गई, मतलब एक्स और वाई तो काम कर रहे हैं लेकिन ये काम नहीं कर रहा, मतलब ये पैरेलल लाइन को इंडिकेट कर दिया, तो नो सॉल्यूशन। और साथ में लिखना पड़ेगा आपको इनकंसिस्टेंट। ठीक है, बोलो जी, क्लियर है सबको? अच्छे से, एकदम मस्त दबा के क्लियर है? जरा फटाफट से हैंड रेस कर दो, है ना? एक्नॉलेजमेंट जरूरी बेटा, मंदिर का घंटा बजाना पड़ेगा। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चंस प्लीज नोट करते जाना, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट, अब आपको बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपके ये एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन जो आएंगे उनमें ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मेरी गारंटी लिख लो आप। ठीक है, सो दैट द इक्वेशन गिव्स नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं। तो 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। और दूसरा इक्वेशन है आपका 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 18। a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। a1 बाई a2 साफ पहले ही बोल दिया कि भैया a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ये दोनों इक्वल होंगे, बस तो पुट कर लो, मेरे को c1 बाई c2 देखना भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये 2/6 इज इक्वल टू माइनस के बाई माइनस 9। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी हो गई? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 × 9/6। ठीक है, तो इसको आप करोगे तो ये मिलेगा 3। तो मेरी k की वैल्यू कितनी आई? 3। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आई? 3। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोल रहा है x माइनस 5y इज इक्वल टू 5 है, और बोल रहा है 3 और k। अब जब भी ऐसे ब्रैकेट में लिखा हो ना, तो ये पहली वैल्यू x की होती है, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं हम लोग। ऐसे ब्रैकेट में लिखने को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है, ये समझ लो। और बोल रहा है ये इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो x की जगह कितना रख दो? 3 रख दो, है ना? y की जगह कितना रख दो? k रख दो। ठीक है, अब -5k इज इक्वल टू 5 - 3। तो -5k इज इक्वल टू 5 - 3 इज 2। दोनों साइड -5 से डिवाइड कर दो, तो k की वैल्यू कितनी हो गई? -2/5। सबको क्लियर है तो जरा सा एक बार हैंड रेज कर दो, फटाफट से जल्दी जल्दी हैंड रेज करो, जल्दी 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 जल्दी। जस्ट सपोज करो कि पबजी खेल रहे हो, उतना तेज हाथ चलाना है आपको। ठीक है, तो हाउ मेनी ऑफ यू आर मिसिंग पबजी? है ना, मी टू। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जरा हम लोग। बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस कर रहे हो। अरे वाह, कुछ लोग लिख रहे हैं सर हमारा तो पबजी अभी भी चल रहा है यार, है कांटेक्ट करना पड़ेगा आप लोगों से। चलो गुड, आगे बढ़े। मुझे याद है अभी बोर्ड एग्जाम के पहले ना एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी लाइव होते हैं, आपको पता होगा हर साल ये नियम है, मोदी जी लाइव होते हैं। तो किसी ने आपसे एक बार पूछा था कि सर मेरे बच्चे का मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, उसके नंबर पहले ज्यादा आते थे लेकिन जब से ये सोशल मीडिया वगैरह बढ़ गया, इंटरनेट बढ़ गया, कम आ गए। तो मोदी जी ने पूछा था पबजी खेलता है क्या? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। आपको क्वेश्चन बोल रहा है a प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस 2a माइनस बी टाइम्स वाई इज इक्वल टू 21। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब मैं A1 A2 नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि अब आप इतने समझदार हो चुके हो 3-4 क्वेश्चन में, आपको पता है A1 क्या होता है, A2 क्या होता है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। आप भी थोड़ा सा ऐसा कोशिश करो। मई में एग्जाम है, उसके पहले लिखने की प्रैक्टिस बड़े आराम से हम लोग कर लेंगे। अभी हमारा काम है मैथ्स में, मेरा बिल्कुल हर क्लास में आपने देखा होगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ट्राई टू इंक्रीज द स्पीड। इफ यू कैन इंक्रीज द स्पीड इन मैथमेटिक्स, आप मेरा बिलीव करो, हर सब्जेक्ट में आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी। स्टैम्प पेपर पे साइन करके दूंगा। आई एम अ ब्रेन ट्रेनर फ्रॉम IIT बॉम्बे, ठीक है। मैंने कोर्स किया हुआ है, मुझे बहुत अच्छे से ये चीज पता है। मैथमेटिकल स्किल अपग्रेड करोगे, आपकी SST ऑटोमेटिकली इजी लगेगी आपको। चैलेंज है मेरा। तो देखो यहाँ पे A1 A2 हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन चाहिए तो सारे इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 2a माइनस बी बाई थ्री इज इक्वल टू 21/7, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इक्वेट करो पहले। a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 21/7, ठीक है। तो 7 3 जा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 6। उसके बाद इसको इक्वेट करो तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी बाई थ्री इज इक्वल टू 21/7। 7 3 जा, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या होगा, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 9। अब मेरे को दो इक्वेशन मिल गए, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 एंड 2a माइनस बी इज इक्वल टू 9। इनको सॉल्व करके मेरे को a और b की वैल्यू निकालनी है। अब ये अपने आप में दो लीनियर इक्वेशन बन गई। a और b को अगर मैं वेरिएबल समझूं तो अपने आप में दो लीनियर इक्वेशन बन गई। तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, हमें एक दिख रहा है साफ साफ, ये प्लस बी है माइनस बी है, ठीक है। ऐड कर दो, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 लो, और यहाँ क्या कर दो, एडिंग कर दो इन दोनों की। तो ऐड करोगे तो ये प्लस का प्लस रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, और ये प्लस का प्लस रहेगा। तो 2a प्लस ए आपका कितना हो गया, 3a। b प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 9 प्लस 6 15। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, a प्लस बी इज इक्वल टू 6, a की वैल्यू 5 पुट करो तो 5 प्लस बी इज इक्वल टू 6, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 1। बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, राइट। बहुत सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई परेशानी नहीं, ठीक है। चलो आपको मैं टाइम देता हूं 10 सेकंड। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलो 15 सेकंड ले लो, फास्ट। लेट मी सी हु कैन एक्सेप्ट द चैलेंज। पबजी के चैलेंज लेते हो ना, चलो ये चैलेंज लो। कुछ लोग कह रहे हैं हमने तो कोई पबजी खेली नहीं, कोई बात नहीं, अभी यहाँ तो चैलेंज लो। देखो एक चीज समझ लेना, कभी भी ये y ऐसे फ्रैक्शन में दिखे तो पहले इनको आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, इस 3 को एलसीएम ले लो। तो डायरेक्ट लिखने आना चाहिए, ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका 2 टाइम्स k माइनस 1 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, आपको बताना है कि k की वैल्यू कितनी होगी अगर ये पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है तो। अगर पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है तो सी वाले पार्ट में पढ़ो ही मत, ठीक है। सिंपल 3/2 टाइम्स k माइनस 1 इज इक्वल टू -1/1। मैं बार बार आपका A1 A2 नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा इसको आप भी मत लिखो, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप भी मत लिखो, आप भी डायरेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। हमारा हिसाब किताब थोड़ा स्कूल टीचर से अलग चलता है। स्कूल टीचर बोलते हैं एक एक स्टेप लिखो, हम बोलते हैं मत लिखो यार, अपने दिमाग, एग्जामिनेशन हॉल में आप सिर्फ अपना दिमाग लेके जाने वाले हो तो उस पर काम करो, ठीक है। लिखना तो सीख ही लेंगे, बचपन से लिखते ही तो आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 3
इज इक्वल टू -1 इंटू 2 टाइम्स k -1। इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दो तो -3 इज इक्वल टू 2k -2, ये इधर आ जाएगा। तो 2k इज इक्वल टू -2 इधर प्लस में आएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो k की वैल्यू हो जाएगी -1/2, है ना। k की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1/2। देखें किसी किसी का आया। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि किसी का नहीं है। See the problem, that is what I am trying to tell you। हम लोग रूटीन स्टडीज में अपनी स्पीड खत्म कर रहे हैं, ठीक है। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड करो ये चीज बेटा। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर करियर ना, प्लीज अंडरस्टैंड। ऑन अ सीरियस नोट में बहुत ये चीज बोल रहा हूँ बहुत, कि रूटीन तरीके से पढ़ते रहोगे, अपने आप को चैलेंज नहीं करोगे, 11th-12th में बहुत मुश्किल होती है, फिर रिजल्ट्स नहीं आते, फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर कोचिंग वालों को गाली देते हैं। 10th में तो आ जाएंगे, अभी भी रिजल्ट आ जाएंगे, इस स्पीड से भी आ जाएंगे, 90% प्लस आएंगे आप सबके। बट आई एम जस्ट ट्राइंग कि आप चैलेंज देखो, कैलकुलेशन स्पीड कितनी कम है, आंसर्स नहीं आ रहे। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आंसर्स, परफेक्ट आंसर, टेल मी। 1, ठीक है। दैट इज द प्रॉब्लम, आई एम ट्राइंग टू पॉइंट इट आउट। मैं ये जो चैलेंज आपको दे रहा हूँ, ये हंसी मजाक लग रहा है, लेकिन ये हंसी मजाक नहीं है। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगने चाहिए। अगर आज अभी भी आपके पास टाइम है, 1 महीने में आप ये कोशिश कर लो कि मैथ्स का हर प्रॉब्लम 10th लेवल का मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट के ऊपर नहीं जाता। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए लिख लेंगे यार, बचपन से लिख रहे हैं, 15 दिन में प्रैक्टिस हो जाती है लिखने की, वो मेरी टेंशन में करा दूंगा। अगर 1 महीना आप मेरा साथ दोगे, मैं आपको बता रहा हूँ 11th में आप जब एंटर करोगे, तूफान की तरह एंटर करोगे, बाकी लोग कहीं टिकेंगे नहीं आपके सामने, चैलेंज है। लेकिन उसके लिए आपको ये ब्रेन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। 1 मिनट एक प्रॉब्लम, अगर मैथ स्पीड से नहीं बना रहे, दैट मीन्स आप अपने आप के साथ जस्टिस नहीं कर रहे। ठीक है, सो